नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का मेरे YouTube चैनल दैट इज़ बायोलॉजी एट फिंगर टिप्स बाय सौरभ यादव। तो दोस्तों मैं आज फिर से एक लेक्चर लेके आया हूँ दैट इज़ रिलेटेड टू द इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। जो हमारा लेक्चर चल रहा था क्लास 9th का, तो उसमें एक टॉपिक मुझे लगा कि आप लोगों को पढ़ाना चाहिए क्योंकि रिसेंट टॉपिक्स है और इस पर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। द टॉपिक इज़ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये स्किप किया हुआ है, पता नहीं क्यों, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इसके बारे में आप लोगों को थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि कुछ जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में आपको बता सकूं, क्योंकि आज एक बड़ा अच्छा सा ट्रेंड चल रहा है। लोग जो होते हैं एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, ये एम्प्लॉयमेंट भी दे रहा है। और ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऐसा मोड ऑफ फार्मिंग है जहाँ पे बहुत ही कम यूज होता है फर्टिलाइजर्स का, ना के बराबर। स्पेशली अगर कहें यहाँ पे फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं होता है और पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड, वीडिसाइड, इन सब केमिकल्स का, हार्मफुल केमिकल्स का यूज नहीं होता है। बेसिकली यहाँ पे हम लोग जो भी चीज़ें करते हैं वो नेचुरल फार्मिंग मेथड्स है। जो हम देखेंगे व्हाट आर द नेचुरल मेथड्स दैट वी अप्लाई इन दिस फार्मिंग टेक्निक, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। पहली बात, जो एक्चुअली जब इंडिया 1947 से पहले की बात करते हैं तो इंडिया क्या था, एक कंट्री तो था, लेकिन इट इज़ अंडर द इंग्लैंड। यानी कि यहाँ पे कौन रूल करता था बेटा जी? इंग्लैंड। जो अंग्रेज थे वो राज करते थे। तो बेटा जी पहली बार, ध्यान रखिएगा, पहली बार इंडिया में ऑर्गेनिक फार्मिंग को इंट्रोड्यूस किया था सर एल्बर्ट हावर्ड ने। नोट डाउन करेंगे 1930 के आसपास में। सो ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो ये फादर, इनको हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा? फादर ऑफ व्हाट? ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया भी बोल सकते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग वाज स्टार्टेड इन इंडिया बाय अ ब्रिटिशर, द ब्रिटिश एग्रीकल्चर साइंटिस्ट। यानी वो ब्रिटिश से आए हुए एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे जिनका नाम है सर एल्बर्ट हावर्ड। सो इसीलिए इनको हम लोग कहेंगे फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग के पितामह जी हैं, फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया। तो इंडिया में पहली बार ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट की थी किसने बेटा जी? सर एल्बर्ट हावर्ड ने, जो कि एक ब्रिटिश एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे। उन्होंने देखा कि जैसे जैसे केमिकल या फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाता है प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, तो लोग, हाँ नो डाउट प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, लेकिन जब इन केमिकल फर्टिलाइजर्स का, इंसेक्टिसाइड, वीडिसाइड, पेस्टिसाइड, इनका जब कंटिन्यूअसली यूज किया जा रहा है, इसकी वजह से बेटा जी जो आपका फर्टिलिटी है, सॉइल की फर्टिलिटी, वो डैमेज हो जा रही है और वहाँ खेती करने लायक जमीन नहीं बच रही है। वो बैरन लैंड, यानी अगर बोलेंगे तो जमीन जो होती है खत्म हो जाती है, एग्रीकल्चर करने लायक नहीं होती है, जिसको हम बोलते हैं बंजर जमीन में कन्वर्ट हो रही है। इसके साथ साथ में जो ये हार्मफुल केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, सुनिए, अब कुछ ऑर्गेनिज्म जो आपके बेसिकली अगर देखा जाए हमारे प्लांट्स में के लिए बेनिफिशियल होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर प्लांट्स में पोलिनेशन कराना है तो वहाँ बटरफ्लाई चाहिए, ठीक है, वहाँ पे बटरफ्लाई की पॉपुलेशन होगी तभी पोलिनेशन हो पाएगा, अगर नहीं होगी तो पोलिनेशन नहीं होगा। अगर आपने सपोज करिए बटरफ्लाई इज ऑल्सो ए इंसेक्ट, आपने अगर इंसेक्टिसाइड का वहाँ स्प्रेड किया तो बेटा जी जो हार्मफुल है, हो सकता है जो आपके मॉस्क्यूटो, ये भी एक प्रकार का बेसिकली अगर बोले तो ये हार्मफुल होता है फॉर, और कुछ फ्लाइज होती हैं, ग्रीन फ्लाई, ब्लैक फ्लाइज, ये हार्मफुल होती हैं आपके प्लांट्स के लिए, कुछ आर्थ्रोपोड्स या अगर इनको बोले कुछ इंसेक्ट्स। लेकिन बेटा जी जब आप इंसेक्टिसाइड डालोगे तो बेनिफिशियल जो आपका था उसके साथ साथ में क्या हो जाएगा बेटा? बेनिफिशियल के साथ साथ, जरूरी नहीं है, इंसेक्टिसाइड का नाम ही है इंसेक्टिसाइड, इंसेक्ट्स को किल करना है। तो सुनिएगा, हार्मफुल को तो किल करेगा ही करेगा, जो बेनिफिशियल है उसको भी किल कर दे रहा था। इसके साथ में अगर वो आता है आपके कहाँ पे, सॉइल के ऊपर स्प्रेड होता है, फिर ये सॉइल के अगर अंदर में सीप करके चला गया, घुस गया अंदर में, तो बेटा जी सॉइल पोल्यूशन कर सकता है। अगर वो नहीं हुआ तो पानी से बह के वाटर बॉडी में चला गया, वाटर पोल्यूशन कर देगा। या जो भी हम लोग सब्जियां खाएंगे वहीं से मिलेंगी, तो भैया इन सब्जियों में भी तो होगा कि नहीं केमिकल्स। तो ये रियली बहुत ही ज़्यादा
क्या बेटा खराब है, हमारे लिए सेहत के लिए खराब है। तो देखते हैं इन्होंने क्या किया, ही इम्पेसाइज्ड, यानी उन्होंने स्टडी की दैट द यूज ऑफ केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स हैज बैड इफेक्ट ऑन सॉइल। सॉइल पे भी बैड इफेक्ट है, सॉइल की फर्टिलिटी जा सकती है, खत्म हो सकती है, एनिमल्स के ऊपर भी होगा और ह्यूमन पॉपुलेशन। अगर मान लीजिए केमिकल का छिड़काव किया है, कोई भी एक बकरी है, कोई भी है, वो अगर चर गई, आपका कोई भी अगर पालतू जानवर वो चर गया तो क्या होगा बेटा, यानी कि उसने ग्रेजिंग कर ली तो बेटा जी क्या होगा, उसकी मौत भी तो हो सकती है अगर हार्मफुल केमिकल्स होंगे। सो एनिमल्स इसीलिए क्या, और ह्यूमन पॉपुलेशन, हम तो खा ही रहे हैं केमिकल वाले सब्जी, ठीक है। तो ये इनका जब एक्यूमुलेशन होता है, धीरे धीरे जब फर्टिलाइजर्स का एक्यूमुलेशन होगा कहाँ पे, सॉइल में, तो सॉइल पोल्यूशन करेगा, जिससे पूरी फर्टिलिटी क्या होगी बेटा, खत्म हो सकती है। वाटर के अंदर में वाटर पोल्यूशन होगा, ऑब्वियसली जब ये वाटर में जाएगा तो जो वहाँ पे मराइन लाइफ है, यानी एक्वेटिक लाइफ है, फॉर एग्जांपल फिशेस है, जो भी अगर लोबस्टर, जो भी चीज़ें हैं आपके मराइन में, उनकी लाइफ पे भी क्या होगा बेटा, धीरे धीरे एक्यूमुलेट होता रहेगा और बहुत सारी डिजीजेस को क्रिएट करेगा। क्रॉप्स के ऊपर वो भी हानिकारक होगा, इज इंजूरियस टू द ह्यूमन हेल्थ, और ये बहुत ही हानिकारक है ह्यूमन हेल्थ के लिए, एंड कजिंग अ वेराइटी ऑफ डिजीज, ठीक है। तो ये बहुत सारी डिजीजेस को भी क्रिएट कर रहा है। आजकल हमारी बॉडी में बहुत सारी डिजीजेस ऐसी हैं जो स्प्रेड हो रही हैं, ठीक है, वो ड्यू टू दिस कंजप्शन ऑफ दिस हार्मफुल केमिकल्स प्रोडक्ट, यानी कि जो हार्मफुल केमिकल्स के बने हुए जो फूड ग्रेन्स है, जो हार्मफुल केमिकल के प्रेजेंस में बने हुए सब्जियां हैं, इनको खाने से भी आपको हो सकता है बीमारी, ठीक है। सो इन सब चीज़ों से बचने के लिए एक फार्मिंग टेक्निक डेवलप की गई, जहाँ पे एकदम ही फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं किया जाता है, यानी उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल फ्री फार्मिंग, दैट इज कॉल्ड एज द ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी वहाँ पे पूरी तरह से नेचुरल मेथड्स का इस्तेमाल करेंगे, वहाँ पे कोई ऐसा मेथड फर्टिलाइजर का यूज नहीं होता है। सो ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ मेथड इन विच केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स आर नॉट यूज, इनका यूज नहीं करते हैं, तो यूज नहीं होगा तो बेटा इसको क्या बोलते हैं, अनदर नेम में भी इसको जाना जाता है और बोला जाता है केमिकल फ्री फार्मिंग। क्या बोलते हैं बेटा जी, इसको हम बोलते हैं केमिकल फ्री फार्मिंग। नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे देखिए यहाँ पे जनरली, जैसे अगर मैंने बोला इंसेक्टिसाइड, अगर आपने इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल किया, सपोज करिए इंसेक्टिसाइड का आपने इस्तेमाल किया, ठीक है, हमारे प्लांट्स, ये है प्लांट, इसके ऊपर हमने छिड़काव किया, यहाँ पे दो ऑर्गेनिज्म है, जैसे मान लीजिए ये बेनिफिशियल इंसेक्ट है और ये क्या बेटा, एक है हार्मफुल इंसेक्ट है। तो जब आप छिड़काव करोगे इंसेक्टिसाइड को, जब डालोगे अपने प्लांट के ऊपर, इसके ऊपर भी जाएगा, इसके ऊपर भी जाएगा, बेटा वो किसी को बख्शेगा नहीं, ऐसा नहीं कहेगा बेनिफिशियल भाई साहब हट जाइए, हार्मफुल वाले आगे आइए क्योंकि मैं मारने हूं, नहीं, इंसेक्टिसाइड है तो इट विल किल दिस ऑल्सो, इट विल किल दिस ऑल्सो, दोनों को मारने का काम करेगा। तो बेटा जी आपका हार्मफुल के साथ में क्या हो रहा है बेटा, बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म भी मारा जा रहा है, जो कि प्लांट्स के लिए क्या बेटा, बेनिफिशियल, लाभदायक है। और इसके साथ साथ में जनरली अगर देखो, हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को मारते हैं तो केवल उसको नहीं मारते हैं, जब आप 10th में जाओगे तो आपको पढ़ाया जाएगा फूड वेब, फूड चेन पढ़ाया जाएगा। जैसे मैं एक बात बोलता हूँ, देखिए जनरली यहाँ पे जब ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाएगी तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में यही किया जाता है, किसी को किल नहीं किया जाता है, बट उनकी पॉपुलेशन को मैनेज किया जाता है, कम किया जाता है। जैसे मान लीजिए ड्रैगन फ्लाइज हैं, ठीक है, या अगर मान लीजिए मस्क्यूटो है, बहुत ज़्यादा है, तो कोई ऐसी ऑर्गेनिज्म को हम चूज करेंगे जो वहाँ पे हम इम्प्लॉयड कर देंगे, डाल देंगे, या उनको ले आकर इंट्रोड्यूस कर देंगे, जो किसको खाएगा, मस्क्यूटो को खाएगा। तो देखिए जो ऑर्गेनिज्म आया उसने मस्क्यूटो को खा लिया, तो मस्क्यूटो की पॉपुलेशन क्या हो गई, कम हो गई, और ये मस्क्यूटो मेरी क्रॉप्स को डैमेज कर रहा था, तो क्रॉप्स भी बच गई ना। तो यहाँ पे जब ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है तो वहाँ पे हार्मफुल बेनिफिशियल, इनको हम नहीं ध्यान देते हैं, हार्मफुल, अगर आप फर्टिलाइजर्स का यूज कर रहे हैं तो हार्मफुल और बेनिफिशियल दोनों इंसेक्ट्स मरेंगी,
दोनों वीड्स खत्म होंगी, जो भी जरूरत वाली होंगी वो भी खत्म हो जाएंगी। लेकिन जब ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है तो वहां पे कहीं भी किसी को किल करने का काम नहीं किया जाता है, क्योंकि बेटा अगर किसी को आप किल करोगे तो आप उसको नहीं किल कर रहे हो, पूरा फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगा। देखिए कैसे, सुनिए, जैसे मान लीजिए ये ग्रास है, ठीक है, ग्रास को खाने वाला है बेटा जी ग्रास होपर। ग्रास होपर को मान लीजिए खा रहा है बेटा जी, क्रो लिख लेता हूं या फ्रॉग लिख लेता हूं, मान लो फ्रॉग। फ्रॉग को खाने वाला है बेटा जी स्नेक। स्नेक को खाने वाला है बेटा वल्चर। देखिए ये सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब मान लीजिए मैंने कोई केमिकल लाया जिसने क्या किया, पार्टिकुलरली मेरी ग्रास अच्छी मैंने लाखों रुपए में ग्रास लगवाई और ग्रास ऊपर उसको चट कर रहा था, तो मैंने उस पे ले आया इंसेक्टिसाइड को स्प्रे कर दिया। यहाँ से ग्रास होपर पूरी तरह से क्या हो गया बेटा, ग्रास होपर को मैंने किल कर दिया, पूरे ग्रास होपर को किल कर दिया। अब बताइए, आप खुद सोचिए, ग्रास होपर किल हो गया बेटा, ग्रास होपर के ऊपर कौन डिपेंड था, फ्रॉग। फ्रॉग के ऊपर कौन डिपेंड था, स्नेक। स्नेक के ऊपर कौन डिपेंड था, वल्चर। इसका मतलब बेटा जी अगर आप किसी एक ऑर्गेनिज्म को वहां से खत्म कर रहे हो तो केवल वही खत्म नहीं होगा, उसके ऊपर डिपेंड करने वाले सारे ऑर्गेनिज्म के लिए खतरा बन रहा है ये फर्टिलाइजर्स, ठीक है। तो जब ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है तो वो बिल्कुल भी इस फॉर्मूले पे नहीं चलती है कि किसी को खत्म करना है, नहीं, किसी को खत्म नहीं करना है, वो केवल मैनेज करने का काम करती है। तो इसको लिखेंगे it is a type of farming in which, जिसके अंदर में we don't eradicate, हम खत्म नहीं करते हैं, इरेडिकेट का मतलब पूरी तरह से खत्म नहीं करते हैं, we don't eradicate pest, हम पेस्ट को बिल्कुल मार के खत्म नहीं करते, किल करके खत्म नहीं, उसको मैनेज करते हैं, इरेडिकेट पेस्ट, बट कीप पेस्ट एट मैनेजेबल लेवल, यानी उसको हम लोग क्या करते हैं बेटा, मैनेज करते हैं ताकि कम से कम लॉस हो सके। लेकिन अगर वो वहां पे रहेगा तो हमारा फूड चेन और फूड वेब चलता रहेगा, अगर हमने उसको किल कर दिया तो हमारा फूड वेब और फूड चेन पूरी तरह से क्या हो जाएगा बेटा, डिस्टर्ब हो जाएगा, और इसके वजह से हमारा इकोसिस्टम भी डिस्टर्ब हो सकता है। हम सोचते हैं बस एक ही तो खत्म हुआ, एक नहीं बेटा, उसके ऊपर सारी चीजें डिपेंड है, तो पूरा इन्वायरमेंट भी डिस्टर्ब हो सकता है। तो यहाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम किसी को खत्म नहीं करते हैं, वी डू नॉट इरेडिकेट पेस्ट, हम खत्म नहीं करते हैं, लेकिन उसकी पॉपुलेशन को कम कर देते हैं ताकि मैनेजेबल लेवल पे कर देते हैं, ठीक है, सो दैट इट वुड नॉट डैमेज, ये खतरा ना पहुंचाए, डैमेज आवर क्रॉप्स, ये हमारी क्रॉप्स को डैमेज ना करें। नोट डाउन करेंगे। चलिए तो देखते हैं किस तरह से हम लोग करते हैं। तो देखिए बहुत सारे इन बैक्टीरिया, फंजाई और बहुत सारे वायरसेस या इंसेक्ट्स का यूज करते हैं जो कि एक दूसरे को क्या करते हैं, दूसरे की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। तो देखेंगे इन दिस we basically use organism such as, इसमें हम लोग ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं, जैसे कि फंजाई हो गया, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, जैसे कि वायरस हो गया, जैसे कि इंसेक्ट हो गया, ये सारे दैट इज हेल्पफुल इन मैनेजिंग
इन मैनेजिंग पॉपुलेशन ऑफ पेस्ट, तो ये पेस्ट की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में मदद करते हैं, ना कि उसको खत्म करने में विश्वास रखते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है ये पूरी तरह से बेटा क्या बेटा इन्वायरमेंटल फ्रेंडली फार्मिंग है, क्योंकि यहाँ पे किसी को किल नहीं किया जाता है, मारा नहीं जाता है। तो मारा नहीं जाएगा तो आपका फूड चेन, फूड वेब एकदम सिक्योर रहेगा, इकोसिस्टम भी सिक्योर रहता है। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली क्या किया जाता है, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे इंट्रोड्यूस किए करते हैं ताकि जो हार्मफुल बेनिफिशियल मान लो उसको, जो हार्मफुल वाले को चट कर जाएंगे, खा जाएंगे, तो मैनेज करके रखते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से हैं जिसको हमको पढ़ना होगा। देखिए, आप जब हायर क्लासेस में जाओगे तो आपको बताया जाएगा बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया है और ये कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है बेटा जी? देखिए, तो जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो आपको बताया जाएगा एक बैक्टीरिया जिसका नाम है बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस, ये कंट्रोल करता है पॉपुलेशन ऑफ बटरफ्लाई कैटरपिलर्स। देखिए, जनरली अगर बटरफ्लाई जो होती है ये भी बहुत ज़्यादा हो गया, मैंने बोला ये बेसिकली पॉलिनेशन में मदद करती है, लेकिन बेटा जी अगर मान लीजिए ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में बटरफ्लाई भी हो जाएंगी तो वो क्या करती है बेटा, पूरा पोलन को चूस के चली जाती हैं और फर्टिलाइजेशन नहीं करती हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है, पोलन बोरर्स इसको बोला जाता है, आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो बेटा जी अगर ये हायर अमाउंट में होंगे, पोलेंस को चूस रही होंगी, तो प्लांट की जो रिक्वायरमेंट है, न्यूट्रिशन है, वो तो सारा बटरफ्लाई खा जाएगा, तो प्लांट्स क्या हो जाएगा, डैमेज भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो भैया जी कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, बैक्टीरिया हैं जिनको इंट्रोड्यूस किया जाएगा यहाँ पे, तो बटरफ्लाई के कैटरपिलर्स को क्या करेंगे बेटा, किल करने का काम करेंगे। तो याद रखिएगा बैक्टीरिया जिसका नाम है बैसिलस THURINGIENSIS, बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस, ये बेसिकली कंट्रोल करता है, किसको कंट्रोल करेगा बेटा, बटरफ्लाई के कैटरपिलर को मारने का काम करता है। सो इट विल कंट्रोल बटरफ्लाई कैटरपिलर्स। तो ये अगर आप बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस बैक्टीरिया को स्प्रेड कर देंगे आपके कहाँ पे बेटा, आपके जनरली आपके सॉइल के अंदर में या फिर अपने क्रॉप्स के आसपास में, बेसिकली क्या होता है, ये बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस जो होता है ये अवेलेबल होता है मार्केट में सैकेट्स में, यानी कि बोरी में मौजूद होता है, और इसको पानी के साथ में मिला के स्प्रेड किया जाता है ऑल ओवर योर क्रॉप्स। तो ये क्या होगा बेटा, जैसे ही कोई आके इंसेक्ट, उस बटरफ्लाई एक इंसेक्ट ही है, उसके ऊपर आएगी, अपने अंडे को देगी, तो बेटा जी वहाँ पे क्या होगा, ये पड़ा हुआ है बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस, ये उसके कैटरपिलर को किल करने का काम करेगा। तो इससे क्या हो जाएगा, बटरफ्लाई की पॉपुलेशन क्या होगी, थोड़ी बहुत कम हो जाएगी, मैनेज हो जाएगी, सबको थोड़ी ना किल कर देगा। ठीक है, सो बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस कंट्रोल कर रहा है बटरफ्लाई कैटरपिलर्स को। और भी देखते हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट है। देखिए, कुछ इंसेक्ट होती हैं जो दूसरे इंसेक्ट को कंट्रोल करती हैं। देखिए, अगर बात करें, इधर मैं कंट्रोल लिख देता हूं, कुछ इंसेक्ट जैसे लेडी बर्ड बीटल, यानी इसको हम लोग बोलते हैं बेटा व्रिंग। ठीक है, तो लेडी बर्ड बीटल, ठीक है, और दूसरा है ड्रैगन फ्लाइज। देखिए, ये दोनों ही क्या बेटा, इंसेक्ट्स हैं, दोनों ही क्या है, इंसेक्ट्स हैं। ये दोनों बेटा किसी दूसरे इंसेक्ट को खाती हैं। ठीक है, तो अगर आपने इनको इंट्रोड्यूस किया अपने खेत में तो ये किसको खाएंगी, तो देखिएगा ये लेडी बर्ड बीटल जो है ये खाती है बेटा जी एफिड्स को। एफिड्स यानी अपने आप खेत में अगर देखोगे तो ग्रीन कलर की फ्लाई होती हैं, ग्रीन कलर की छोटी छोटी मक्खियाँ टाइप की होंगी या फिर ब्लैक फ्लाई होंगी। इन दोनों को मारने का काम करती है, खाने का काम करती है कौन बेटा जी, लेडी बर्ड बीटल। यानी ये जो इंसेक्ट्स जो है ये दूसरे इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन को क्या कर रही है,
कंट्रोल करे, खा जा रही है ना, तो उसकी पॉपुलेशन क्या हो गई, कम हो गई। अल्टीमेटली हमारी क्रॉप्स को डैमेज कर रहा था एफिड्स, तो हमारी क्रॉप्स क्या हो गई बेटा, बच गई। देखिए जनरली देखिए क्या है, ये मेरी क्रॉप है, ठीक है, ये मेरी क्रॉप है, इस क्रॉप के ऊपर लगा हुआ है एफिड्स और मेरी क्रॉप को डैमेज कर रहा था। तो यहाँ पे मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया किसको बेटा, लेडी बर्ड बीटल को। ये जो लेडी बर्ड बीटल होती है इसका खाना होता है एफिड्स, तो इसने क्या किया, एफिड्स को खा लिया, तो मेरा प्लांट क्या हुआ बेटा, बच गया। क्या हो गया, बच गया कि नहीं बच गया, जो उसको खा रहा था उसको किसी और ने खा लिया, तो प्लांट क्या हो गया, बच गया। उसी तरह से ड्रैगन फ्लाइज, ये भी इंसेक्ट होती है, ये जनरली किल करती हैं या खाती हैं किसको बेटा जी, मस्क्यूटोज को। तो यहाँ देखिए ये मस्क्यूटोज की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में मदद करती है। ओके जी, क्लियर है जी। अब देखिएगा फिर कुछ वायरसेस भी होते हैं जो क्या करते हैं बेटा, किल करने का काम करते हैं कुछ कुछ इंसेक्ट्स को और कुछ आर्थ्रोपोड्स को। जैसे वायरस की बात करेंगे तो एक है बक्यूलो वायरस, बक्यूलो BACULO, बक्यूलो वायरस, ये इट इज अ टाइप ऑफ वायरस, ये एक प्रकार का वायरस है, ठीक है। जब बक्यूलो वायरस को इंट्रोड्यूस किया जाता है फार्म में, आपके खेत में, तो ये बेसिकली कुछ इंसेक्ट्स को और कुछ आर्थ्रोपोडा को क्या करता है बेटा, खा जाता है, चट कर जाता है। यानी वो इंसेक्ट जो कौन थी, जो आपके क्रॉप्स को क्या कर रही थी, डैमेज कर रही थी। सो बेटा जी इट विल कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ, किसको कंट्रोल करेगा, कंट्रोल करेगा इंसेक्ट्स को एंड सम आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स मतलब वही कुछ इंसेक्ट्स ही होती हैं। आर्थ्रोपोडा आर दैट ऑर्गेनिज्म दैट हैविंग जॉइंटेड लेग्स। आर्थ्रोपोड्स, आर्थो मतलब कहते हैं बेटा, इट इज फॉर्म बाय 2 वर्ड, ऑर्थोज, ऑर्थोज मतलब जॉइंटेड और पोड्स मतलब लेग्स, यानी जिनके अंदर में जॉइंटेड लेग्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं आर्थ्रोपोडा। सो बक्यूलो वायरस क्या कर रहा है बेटा, किल करने का काम कर रहा है इंसेक्ट और आर्थ्रोपोड्स को, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपने देखा किसी फर्टिलाइजर का यूज नहीं किया, किसी एक ऑर्गेनिज्म को इंट्रोड्यूस किया जो दूसरे को खाता है, ये दूसरे को खा गए, तो क्या हुआ बेटा जी, फूड चेन भी चल रही है, फूड वेब भी उसी तरह से रहेगा और हमारी क्रॉप भी क्या हो रही है, बच रही है। तो इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ मेथड। कभी कभार कुछ फंगस होता है जो हमारी जो रूट डिजीज होती हैं, जैसे रूट रॉट डिजीज कहते हैं, उससे प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो एक फंगस है जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा। ओके, नोट डाउन करेंगे। एक फंगस है ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा। ये एक फंगस है जो बेसिकली आपके रूट्स में पाया जाता है, यानी कि जनरली अगर देखा जाए तो रूट्स के अंदर में पाया जाता है। और जो ऑर्गेनिज्म रूट में जो डिजीज कज करते हैं उनको किल करके खत्म कर देता है। तो ये क्या करता है, प्रिवेंट करेगा किसको बेटा, रूट रॉट डिजीज को। सो ये खत्म करता है या प्रिवेंट करता है या कंट्रोल करता है, प्रिवेंट या मैं बोलूँगा कंट्रोल करता है किसको, रूट रॉट डिजीज को। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो बेटा जी, जैसे हमने सब कुछ देखा, बटरफ्लाई को किल किया किसने, बैसिलस थुरिनजेनेसिस बैक्टीरिया ने, एक इंसेक्ट थी लेडी बर्ड बीटल जिसने किसको किल किया, एफिड्स ने, फिर थी ड्रैगन फ्लाई जिसने किसको किल किया, मस्क्यूटो ने, फिर थी बक्यूलो वायरस जिसने किल किया कुछ आर्थ्रोपोडा कुछ इंसेक्ट्स को, फिर था आपका ट्राइकोडर्मा जिसने उस ऑर्गेनिज्म को मारा जो रूट रॉट डिजीज कर रहा था। तो यहाँ पे हो क्या रहा है बेटा, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को मार के खत्म कर रहा है, खा रहा है, तो इट इज अ पार्ट ऑफ इट्स फूड चेन, वो फूड को खा रहा है। तो बेसिकली जो मेरे प्लांट्स पे, जैसे कि लेडी बर्ड बीटल पहले क्या था, इसको भूल जाइए, एफिड्स मेरी क्रॉप्स को डैमेज कर रहा था, ठीक है। मैंने सोचा क्या करूं फर्टिलाइजर लाऊं, तो मैंने बोला नहीं फर्टिलाइजर नहीं लाऊंगा, यहाँ इंट्रोड्यूस कर दो किसको, लेडी बर्ड बीटल को, ये क्या करेगी, इसको खा जाएगी। तो लेडी बर्ड बीटल ने क्या किया, एफिड्स को चट कर लिया। तो
मेरा प्लांट क्या हो गया बेटा, बच गया। ये एक नेचुरल मेथड्स है जिसको हम लोग कहते हैं बेटा ऑर्गेनिक फार्मिंग। नोट डाउन करेंगे। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं। जैसे बेसिकली ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम लोग बायो फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं। बायो का मतलब है लिविंग और फर्टिलाइजर्स, यानी ये जो बायो फर्टिलाइजर्स या लिविंग फर्टिलाइजर्स होते हैं बेसिकली ये जनरली अगर देखोगे नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं इन द रूट्स या इन द प्लांट्स। देखेंगे कौन कौन से बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं। सो पहले सुनिएगा, वेरियस ऑर्गेनिज्म हेडिंग डाल लीजिएगा बायो फर्टिलाइजर्स। सो ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम लोग यूज करते हैं किसका, बायो फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं। सो वेरियस ऑर्गेनिज्म आर आल्सो यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर्स। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बायो फर्टिलाइजर्स की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। और बायो फर्टिलाइजर्स किसको कहते हैं, तो बायो फर्टिलाइजर जनरली ऑर्गेनिज्म को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो क्या करते हैं बेटा, न्यूट्रिएंट की सप्लाई करते हैं इन द सॉइल। और ऑब्वियसली प्लांट जो होगा वो न्यूट्रिएंट कहाँ से लेगा, सॉइल से। सो नोट डाउन करिएगा, बायो फर्टिलाइजर्स आर living organism that enrich, यानी ये जो सॉइल की होगी इनको इनरिच करेगा, यानी उसको फायदा पहुंचाएगा। दैट विल एनरिच द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ सॉइल। तो ये जो न्यूट्रिएंट क्वालिटी होगी या न्यूट्रिएंट कंटेंट होगा सॉइल का, उसको बढ़ाने का काम करता है कौन बेटा, बायो फर्टिलाइजर्स या लिविंग फर्टिलाइजर्स। तो देखते हैं कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो लिविंग फर्टिलाइजर्स की तरह यूज किए जाते हैं। सो द मेन सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स आर, कौन कौन से मेन सोर्स हैं बायो फर्टिलाइजर्स के, तो लिखिएगा ए, बी एंड सी। तो कौन कौन से ऑर्गेनिज्म और द लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं या यूज होते हैं एज ए बायो फर्टिलाइजर्स। पहला होगा बेटा बैक्टीरिया, दूसरा होगा बेटा जी फंजाई, और तीसरा सेपरेटली हम पढ़ते हैं सी को साइनो बैक्टीरिया। नोट डाउन कर लीजिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। चलिए तो हम बात करते हैं, पहले हम बैक्टीरिया लेंगे, फिर फंजाई, फिर हम साइनो बैक्टीरिया। तो हम बायो फर्टिलाइजर्स देख रहे हैं। सो यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया which are used as bio fertilizers। तो देख लेते हैं, कुछ बैक्टीरिया की बात करते हैं जो कि यूज किए जाते हैं एज ए फर्टिलाइजर्स की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। देखते हैं। सो कुछ बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया इनका एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल 3 बैक्टीरिया का मैं नाम लिखूंगा, 2 भी याद रखोगे तो चल जाएगा, ठीक है। राइजोबियम, फिर एजेटोबैक्टर, राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, एजो स्पाइरुलम। ये तीनों बैक्टीरिया यूज होते हैं एज अ बायो फर्टिलाइजर्स।
यहाँ पे ये बैक्टीरिया एक्चुअली करते क्या है, चाहे राइजोबियम हो, चाहे एजेटोबैक्टर हो, चाहे एजोस्पाइरुलम हो, ये तीनों बैक्टीरिया एक ही काम करते हैं, आपके प्लांट्स के अंदर में बेसिकली नाइट्रोजन को फिक्स करने में मदद करते हैं। सो लिख लीजिएगा, दे हेल्प इन फिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन इन प्लांट्स। तो ये प्लांट्स में नाइट्रोजन को फिक्स करने में मदद करते हैं। ऑब्वियसली कर क्या रहे हैं बेटा जी, नाइट्रोजन एक न्यूट्रिएंट है, तो ये न्यूट्रिएंट को पहुंचा रहे हैं कहाँ पे, सॉइल में। सॉइल से कौन ले रहा है बेटा जी, प्लांट ले रहा है ना, तो इसीलिए इसको हमने बोला क्या बेटा जी, व्हाट, बायो फर्टिलाइजर्स। तो हेडिंग थी बैक्टीरिया जो यूज किए जाते हैं एज ए बायो फर्टिलाइजर्स। फॉर एग्जाम्पल राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, एजोस्पाइरुलम, ये बैक्टीरिया है कुछ जो हेल्प करते हैं इन नाइट्रोजन फिक्सेशन इन केस ऑफ प्लांट्स। नोट डाउन करेंगे। इसके बाद अगर हम बात करेंगे, कुछ फंगस भी होते हैं जो बायो फर्टिलाइजर्स की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं, और यहाँ पे फंगस बेसिकली सिम्बायोटिक एसोसिएशन यानी कि जनरली रूट्स में ही पाए जाते हैं और वहीं पे नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। ठीक है, तो वो देखेंगे। तो यहाँ लिख लीजिएगा, फंगस which are used as bio fertilizers। सो यहाँ पे भी देख लेते हैं कौन सा फंगस है बेटा जी जो बायो फर्टिलाइजर्स की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ पे एक टर्म पढ़ेंगे आप, माइकोराइजा। माइकोराइजा, MYCORRHIZA। तो ये बेसिकली एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है बिटवीन व्हाट, फंजाई के बीच में एंड रूट्स ऑफ वेस्कुलर प्लांट। वेस्कुलर प्लांट उनको कहते हैं जिसके अंदर में जाइलम वेसल और फ्लोएम वेसल होंगे, उनको हम वेस्कुलर प्लांट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बात करें तो पहला होता है, अगर आप पढ़ोगे 11-12 में जाके, तो एल्गी के बाद ब्रायोफाइट्स, नहीं उसके बाद आता है टेरिडोफाइट, या तो टेरिडोफाइटा हो या जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म। उनको हम लोग बोलते हैं जिनके अंदर में वेसल्स, जाइलम वेसल और फ्लोएम वेसल्स पाई जाती है, तो उनको हम लोग वेसल वाले प्लांट बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये एक कोई प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट की रूट है, इसके अंदर में ये जो प्लांट है इसके अंदर में यहाँ पे जाइलम वेसल भी है, और जो इधर से इधर लेके जाएगा फूड को, जिसको हम लोग फ्लोएम कहते हैं। तो जिन प्लांट्स में जाइलम और फ्लोएम वेसल्स होती हैं उन प्लांट्स को हम बोलते हैं बेटा जी वस्कुलर प्लांट। क्या बोलते हैं, वस्कुलर प्लांट। तो जितने भी वस्कुलर प्लांट होते हैं उनकी रूट में, यहाँ पे ये जो रूट वाला पार्ट है, ये जो रूट वाला पार्ट है, इनकी रूट में कुछ फंगस होते हैं जो बेसिकली क्या करते हैं बेटा, नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं। क्या करेंगे, नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं। सॉरी, नाइट्रोजन नहीं, नोट डाउन करेंगे, नाइट्रोजन नहीं, गलती से बोल दिया। ये जो होते हैं ये फोस्फेट को फिक्स करते हैं, ये फोस्फेट को फिक्स करने का काम करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं फोस्फेट को फ्रॉम द सॉइल से और सप्लाई कर देते हैं टू द वस्कुलर प्लांट्स को। तो ये कहलाता है, याद रखिएगा यहाँ पे फोस्फेट का एब्जॉर्प्शन होता है, नाइट्रोजन का नहीं। सो नोट डाउन करेंगे, इट इज अ सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक मतलब साथ में, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन, यानी सिम्बायोटिक का मतलब क्या होता है बेटा, अगर यहाँ पे फंगस नहीं होगा तो यहाँ पे कभी भी फॉस्फेट नहीं जा पाएगा और प्लांट्स का जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो नहीं हो पाएगा। यानी ये दोनों की लाइफ एक दूसरे पे ही डिपेंड करती है। तो ये फंगस, देखिए फंगस क्या कर रहा है, यहाँ से फॉस्फेट को लेके दे दे रहा है प्लांट को, तो फॉस्फेट यूज हुआ प्लांट के द्वारा, तो फंगस ने अपना काम कर दिया, तो दोनों दोस्त हैं। तो ये प्लांट की जो रूट है वो फंगस को क्या देगी बदले में, तो ये जो रूट होगी ये फंगस को देगी बेटा खाना। क्या देगी,
खाना, फूड देगी। भैया फंगस ने क्या दिया, फॉस्फेट प्लांट को, तो भैया उसका भी तो फर्ज बनता है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ऐसी ही होती है, इक्वल रिलेशनशिप होती है, यानी कि एक दूसरे को कुछ दे रहा होगा तो दूसरा भी किसी को कुछ दे रहा होगा, ऐसी रिलेशनशिप होती है। तो फंगस को क्या चाहिए, खाना, न्यूट्रिशन, वो कौन देता है बेटा जी, रूट्स ऑफ वस्कुलर प्लांट, याद रखिएगा। फॉस्फेट चाहिए था वस्कुलर प्लांट को, वो नहीं ले सकता था, तो उसको किसने दिया, फंगस ने। तो भैया बदले में प्लांट के रूट ने फंगस को क्या दिया, न्यूट्रिशन, जिससे वो वहां पे आसानी से रह भी सके। एक तो छत्र छाया भी दिया वहां पे जहां आसानी से रह सके, इन्वायरमेंट दिया और फूड भी दिया, ठीक है। सो इट इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स ऑफ वस्कुलर प्लांट्स। मैंने पहले ही बता दिया, वस्कुलर प्लांट्स उनको कहते हैं जिनके अंदर में क्या होगा बेटा, जाइलम एंड वेसल होगी एंड फंजाई। तो ये एक रिलेशनशिप है किसके बीच में, वस्कुलर प्लांट्स के बीच में और फंजाई के बीच में, ओके। और ये जो माइकोराइजा हेल्प करता है, या फंगस, ये फंगस क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ व्हाट, फॉस्फेट। सो फंजाई हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉस्फेट, याद रखिएगा फॉस्फेट को करता है फ्रॉम सॉइल, नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ये याद रखिएगा किस चीज में मदद कर रहा है, एब्जॉर्प्शन में, एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉस्फेट में। नेक्स्ट अगर बात करेंगे जो बचा हुआ है, दैट इज द साइनोबैक्टीरिया। तो कुछ साइनोबैक्टीरिया होते हैं, फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा एनाबीना, नोस्टेक, ऑसिलेटेरिया, ये भी फिक्स करते हैं नाइट्रोजन को इन द पैडी फील्ड्स में। सो यहां हम लिख देंगे साइनोबैक्टीरिया जो यूज्ड होती हैं, यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर्स, जहाँ पे बायो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया जाता है इनका। तो साइनोबैक्टीरिया की अगर बात करेंगे तो कुछ हैं, जैसे एनाबिएना, ओके, एनाबिएना, नोस्टोक और ऑसिलेटेरिया, LLATORIA, ऑसिलेटेरिया। ये सभी जो होती हैं, साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम भी होता है ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA। तो ये सभी जो होती हैं ये बेसिकली साइनोबैक्टीरिया के फॉर्म हैं, डिफरेंट फॉर्म्स हो सकते हैं, ओके। और इनका मेन काम क्या होता है, ये भी जो होती है फिक्स करती है नाइट्रोजन को टू द पैडी फील्ड्स। सो हेल्प इन फिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन इन पैडी फील्ड्स, यानी पैडी फील्ड्स की बात करेंगे, धान वान के खेत में ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करती हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हमने क्या ये इस्तेमाल किया, ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऐसी फार्मिंग है जहाँ पे किसी को हम क्या करेंगे, नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। बेसिकली वहाँ पे हम लोग करते क्या है, बेसिकली थोड़ी सी चीज़ ध्यान देते हैं कि भैया कौन सी ऑर्गेनिज्म किसको खा रही है, उस फूड चेन में की स्टडी हम करते हैं और उन सारे ऑर्गेनिज्म को इंट्रोड्यूस करते हैं जो एक दूसरे को खाने का काम करते हैं। यानी यहाँ पे हम लोग बेसिकली मैनेज करते हैं, पेस्ट को पूरी तरह से ख़त्म नहीं करते हैं। अगर ख़त्म कर देंगे तो फूड चेन खराब हो जाएगी, इकोसिस्टम भी डैमेज हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे कहीं भी किसी केमिकल्स का यूज नहीं किया। फिर हमने बायो फर्टिलाइजर्स का यूज किया, फॉर एग्जांपल जहाँ पे बैक्टीरिया, फंजाई, साइनोबैक्टीरिया, इन सब का इस्तेमाल किया जा सकता है एज अ बायो फर्टिलाइजर्स। सो और भी चीज़ें हम कर सकते हैं, जैसे इनमें ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम लोग बेसिकली यूज करते हैं मैन्योर, यूज ऑफ मैन्योर। अगर आपको याद होगा हम लोगों ने पढ़ा था
बहुत ही प्रकार का कंपोस्ट बनाते हैं, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, ग्रीन मैन्योर, याद है। तो बेसिकली यहाँ पे जो कुछ चीजें जैसे हमने याद किया था, कचड़े है ले जाकर उसको एक जगह पे इकट्ठा कर दीजिए, वो कुछ दिन बाद क्या हो जाएगा, ओपन में अगर रखेंगे तो उसको कंपोस्ट कर दिया, अगर अर्थवर्म के प्रेजेंस में कर रहे हैं तो वर्मी कंपोस्ट कर दिया। तो यहाँ पे बेसिकली वही मैन्योर्स का इस्तेमाल करते हैं इन द केस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। सो कैसे कैसे मैन्योर का इस्तेमाल करोगे, कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, और किसका बेटा, ग्रीन मैन्योर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने बताया ही था ग्रीन मैन्योर कैसे बनता है, अगर नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाइए। बेसिकली ग्रीन मैन्योर में हमने क्या किया था, जनरली जो जिस समय खेत की जुताई होती है अंदर तक कर दिया, डीप तक, ताकि सारे वीड्स ऊपर आ गए, उसके बाद उनको जर्मिनेट होने के लिए समय दिया, और फिर उसको क्या कर दिया बेटा, क्रश करके दबा दिया उसी में। तो उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा जी, उससे जो मैन्योर बनता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन मैन्योर, ठीक है। तो यूज करेंगे हम मैन्योर का, बायो फर्टिलाइजर्स हो ही गया, मैन्योर का इस्तेमाल करते हैं। फिर इसके बाद में बायो पेस्टिसाइड्स का भी यूज करते हैं। कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जैसे कि नीम हो गया, टर्मरिक हो गया, ये बेसिकली ग्रो किए जाते हैं क्योंकि ये किल करते हैं किसको बेटा, पेस्ट को। तो बेसिकली जो इनकी लीव्स वीव्स होती हैं उनको इकट्ठा करके क्या किया जाता है बेटा, कुछ दिन के लिए छोड़ दीजिए और उसके बाद इसको स्प्रेड कर दीजिए, या अगर आप ऐसे भी स्प्रेड कर देंगे, सो दे आर हेल्पफुल इन किलिंग द क्या बेटा, पेस्ट। सो याद रखिएगा। देन हम क्या कर सकते हैं, यूज ऑफ बायो पेस्टिसाइड्स, यानी कुछ ऐसी चीजें हैं जो पेस्ट को किल करने का काम करती हैं, जैसे नीम एंड टर्मरिक आर कैन किल, ये क्या कर सकता है बेटा, किल कर सकता है किसको बेटा जी, पेस्ट, सम पेस्ट, कुछ पेस्ट को किल करने का काम करता है। जैसे कि अगर आप फूड ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे भी नीम और टर्मरिक, जैसे नीम के लीव्स को डाल दिया जाता है आपके फूड ग्रेन्स के अंदर में, जब आप स्टोर करते हैं, जैसे मान लीजिए धान गेहूँ काट के लिए स्टोर कर रहे हैं, तो बेसिकली ये क्या करता है बेटा, किल कर देता है पेस्ट को। तो आप बायो पेस्टिसाइड यानी कि इस टर्मरिक का और नीम का, जो नीम ट्री है, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि कंट्रोल किया जा सकता है बेटा किसको, पेस्ट को। तो इनकी लीव्स का बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है। इनकी लीव्स से भी अगर आप छिड़काव करेंगे या लीव्स को भी अगर चाहो तो स्प्रेड कर दोगे तो कुछ पेस्ट उसके ऊपर नहीं लगेंगे, पेस्ट क्या हो जाएगा, उनको मार देगी। फिर यूज ऑफ वीड एंड पेस्ट कंट्रोल सिस्टम are used so that used of pesticide and insecticide, वीडीसाइड कह सकते हैं, वीड है ना, तो वीडीसाइड एंड वीडीसाइड इज नॉट रिक्वायर्ड। तो कुछ मेथड्स मैंने बताए थे। देखिए पेस्ट की बात करेंगे तो भैया पेस्ट कंट्रोल सिस्टम, तो यही है, नीम टर्मरिक इन सबों को ग्रो कर दीजिए खेत के आसपास में, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या होगा, कुछ पेस्ट ऐसे ही नहीं लगेंगे। उनकी लीफ से छिड़काव करिए, उससे भी नहीं लगेंगे। या फिर अगर आप कर रहे हो तो बेसिकली जिस बोरी में आपने रखा है सीड्स के साथ में थोड़ा बहुत क्या कर टर्मरिक स्प्रेड कर दीजिए, कुछ जो होगा वो नहीं मर जाएंगे पूरे पेस्ट। अब जो रहा वीड की बात रही, तो जैसे हमने पढ़ा था कि वीड को कैसे मैनेज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैनुअल सोइंग कर दीजिए। मैनुअल सोइंग का मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे अगर लगती है मैनुअल रिमूवल कर दीजिए वीड्स का, सोइंग नहीं, मैनुअल रिमूवल कर दीजिए वीड्स का। जैसे मान लीजिए थोड़ी थोड़ी घासें बढ़ गई हैं, उनको क्या कर देते हैं, मैनुअली निकाल देते हैं। अगर वो भी नहीं है तो किसी जैसे पार्थेनियम है
उसके साथ साथ में हमने क्या किया था, भांग को ग्रो कर दिया था कि नेक्स्ट क्रॉप्स को भांग ग्रो किया था, जिसकी वजह से क्या हो गया, वहाँ पे कुछ भी जगह नहीं बचती, बहुत तेजी से फैलती है भांग, और वो क्या करती है, सारा न्यूट्रिएंट्स को ले लेती है, तो न्यूट्रिएंट्स मिलेगा ही नहीं वीट को, तो वीट क्या होगा, सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। फिर एक और मेथड पड़ा था जैसे फील्ड फैलो, वहाँ पे क्या किया था, एकदम अंदर तक डाल के सारा बाहर निकाल दिया था, फिर जर्मिनेट हुआ था, फिर उसको क्या कर दिया था बेटा, पूरी तरह से साफ कर दिया था। तो वीड कंट्रोल और पेस्ट कंट्रोल सिस्टम का भी इसमें बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। और यहाँ पे भी हम लोग डिफरेंट क्रॉपिंग पैटर्न्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन, इन सब चीज़ों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो वी कैन यूज डिफरेंट मेथड्स ऑफ क्रॉपिंग। तो जो भी क्रॉपिंग मेथड्स है जिनकी वजह से हम लोग फर्टिलिटी को मेंटेन करने का काम करते हैं, वो सारी क्रॉपिंग यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके बारे में हम डिटेल में पहले ही कर चुके हैं। मिक्स्ड फार्मिंग, फिर दैट इज इंटर क्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग, और एक और क्रॉपिंग थी, बताइए 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 बताइए, क्रॉप रोटेशन। क्या थी बेटा जी, क्रॉप रोटेशन। ये सारी टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं इन द केस ऑफ, बेसिकली अगर बात करेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग में। बस इतना ही ध्यान रखना है, यहाँ पे किसी भी केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो था अबाउट द ऑर्गेनिक फार्मिंग। ओके, अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।